हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम साइंस कोचिंग पे। मैं अली सर आज आप लोग के बीच क्लास 12th के हाफ ईयरली एग्जामिनेशन अर्धवार्षिक परीक्षा सितंबर 2025 के ज्योग्राफ़ी जो कि इलेक्टिव सब्जेक्ट है, इलेक्टिव ऐच्छिक सब्जेक्ट, इसके प्रश्नों एवं उत्तर को देखेंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं ये आपके सामने जो है इसका सब्जेक्ट कोड ये 323 है। आप इसके ज्योग्राफ़ी है, ये पहला पन्ना है आपका। इसमें टोटल 100 नंबर के हैं, जिनमें से आपको 50-50 करके डिवाइड किया गया है। तो यहाँ पर ये आपका इंस्ट्रक्शन है, आप लोग पढ़े होंगे। इसको इंस्ट्रक्शन को एक बार ज़रूर अच्छे से पढ़िएगा। उसके बाद चलिए हम लोग सेक्शन ए, 2 सेक्शन में आपका रहेगा। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको जो है पहला सेक्शन जो यहाँ पर दिया गया है वो ये है, ऑब्जेक्टिव टाइप का है। इसमें आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिए रहेंगे, जिसमें एक प्रश्न के लिए 4 उत्तर होते हैं, जिनमें से एक सही होता है, उस पर टिक मारना है। तो इसमें जो सही उत्तर है वो हमने टिक कर दिया है। तो चलिए डियर स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन से। तो यहाँ आप देखेंगे पहला प्रश्न है, यहाँ पर आप देखेंगे जैव भूगोल निम्न में से किसकी एक शाखा है। जैव भूगोल, तो यहाँ पर ऑप्शन 1 है मानव भूगोल, मानव भूगोल है, आर्थिक भूगोल है, राजनीतिक भूगोल है, और इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भौतिक भूगोल। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग दूसरे प्रश्न को देखेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं पहला कि दूसरा प्रश्न क्या है। यहाँ पे दूसरा प्रश्न देखेंगे, यह है विडाल डी लॉ ब्लास निम्न में से किस विचारधारा के समर्थक थे। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा संभववाद के। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तीसरा प्रश्न है, तीसरा प्रश्न आपके सामने है। यहाँ पर आप देखेंगे क्या लिखा हुआ है, निम्न में से किस भौगोलिक क्षेत्र में सघन जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। तो इसका 4 ऑप्शन है, जिसमें से सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी, नदी घाटी क्षेत्र में। अगला प्रश्न चलिए हम लोग देखते हैं। चौथा प्रश्न देखेंगे, इसमें क्या है। तो चौथा प्रश्न आप देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ चौथा है, निम्न में से किस देश में जन्म दर कम है। तो इसका सही उत्तर है चीन। तो आगे बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न है, निम्न में से कौन प्रवास का एक कारण है। प्रवास का, तो इसमें एक है रोज़गार के अवसर सबसे महत्वपूर्ण है ये। तो अगले प्रश्न देखते हैं हम लोग। छठा प्रश्न है, छठा प्रश्न पे हम लोग आएंगे। ये थोड़ा सा धुंधला हो सकता है, आपको देखने में थोड़ा सा कन्फ्यूजन, लेकिन हम पढ़ रहे हैं, आप सुनेंगे भी। क्वेश्चन 100% श्योर है कि यही क्वेश्चन है, ओरिजिनल है। छठा प्रश्न आपके बीच है, धारावी मलिन बस्ती किस महानगर में स्थित है। इसका सही उत्तर होगा मुंबई। धारावी जो है मुंबई में है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। 7वां प्रश्न है, मेगा शहर संघाई किस देश में स्थित है। तो ये है, इसका जवाब होगा चीन। ये इसका सही जवाब होगा चीन। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 8वां प्रश्न देखेंगे, पुरुष और महिला की जनसंख्या के बीच के अनुपात को क्या कहा जाता है। लिंग अनुपात कहा जाता है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। 9वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा आयु वर्ग वृद्ध जनसंख्या को दर्शाता है। तो 60 वर्ष से ऊपर के। 9वां प्रश्न। 10वां प्रश्न हम लोग देखेंगे। 10वां प्रश्न है यहाँ पर कि संग्रहण किस प्रकार का आर्थिक कार्य है। तो यह है प्राथमिक कार्य है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, अमेजन बेसिन किस देश में स्थित है। तो वह है दक्षिणी अमेरिका। 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित में शीतोष्ण घास स्थल किस देश में पाया जाता है। तो इसमें होगा संयुक्त राज्य अमेरिका और बी कनाडा, दोनों होगा। 13वां प्रश्न हम लोग देखते हैं, मानसून क्षेत्र के मुख्य फसल क्या है। तो मानसून क्षेत्र के मुख्य फसल चावल है, और भी हो सकते हैं, लेकिन इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग एक ही मानना है, तो हम लोग चावल पे टिक करेंगे। 14वां प्रश्न है, किस उत्पाद के उत्पादन को हॉर्टिकल्चर कहते हैं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, फल एवं सब्जी। 15वां प्रश्न है, बरौनी तेल शोधन कारखाना किस राज्य में स्थित है। तो ये आप लोग भी जानते होंगे, ये बिहार राज्य में स्थित है। आगे है 16वां प्रश्न हम लोग देखेंगे, एक ग्रामीण क्षेत्र से दूसरे ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं के प्रवास का मुख्य कारण क्या है। तो मुख्य कारण महिलाओं के प्रवास की बात करेंगे तो विवाह होगा। वैसे पुरुष तो रोजगार के अवसर के लिए जाते हैं, लेकिन महिला की बात हो रही है तो वो विवाह होगा। 17वां प्रश्न हम लोग देखें, निम्न में से कौन एक रेशेदार फसल है। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, कपास, जूट दोनों, और ये है सी, ए एवं बी दोनों। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं,
18वां प्रश्न है, भारत में पहली बार मेट्रो ट्रेन किस महानगर में चली थी? तो कोलकाता, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है 19वां है, निम्नलिखित में विश्व का सबसे लंबा राजमार्ग सुरंग किस देश में स्थित है? तो ऑप्शन ए भारत में। 20वां प्रश्न देखेंगे, डॉक्टर महबूबुल हक किस देश के निवासी थे? इसका ऑप्शन बी पाकिस्तान होगा। 21वां प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन एक नियोजित शहर है? तो ऑप्शन बी चंडीगढ़। 22वां प्रश्न है, भारत में जनगणना कितने वर्षों के अंतराल में होती है? तो इसका सही उत्तर होगा बी 10 वर्ष। 23वां प्रश्न देखेंगे, निम्न में से किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे कम है? इसका ऑप्शन सी बिहार होगा। 24वां प्रश्न देखेंगे, भारत में स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जानते हैं? तो ऑप्शन ए झूम की खेती। अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। 25वां प्रश्न है, निम्न में से कौन एक प्राचीन नगर है? तो ऑप्शन बी भुवनेश्वर। 26वां प्रश्न है, किशमिश निम्नलिखित में किस फल से बनता है? ऑप्शन बी अंगूर। 27वां प्रश्न है, निम्न में से कौन ऊर्जा का एक अपारंपरिक स्रोत है, मतलब जो पारंपरिक नहीं है? तो इसमें क्या हो जाएगा? जल, विद्युत, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा। ये ऑप्शन डी इनमें से सभी। अगला प्रश्न 28वां प्रश्न हम देखेंगे, निम्नलिखित में यूएनडीपी ने पहली बार किस वर्ष मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित किया? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी। आपने 10th में भी इसके बारे में ज़रूर पढ़ा होगा। 29वां प्रश्न है, निम्न में से किस शहर में लोहा एवं इस्पात उद्योग स्थित है? तो बोकारो, जमशेदपुर दोनों होगा, इसलिए ऑप्शन सी ए एवं बी दोनों। 30वां प्रश्न हम लोग देखेंगे। 30वां प्रश्न है, रोहतक किस महानगर का सैटेलाइट शहर है? तो दिल्ली, ये ऑप्शन डी दिल्ली होगा। आगे 31वां प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन एक तिलहन फसल है? तिलहन सरसों है, ज्वार है, चना है, बाजरा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए सरसों। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 32वां, चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन डी ओडिशा। 33वां प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन नगर प्राचीन काल में प्रयाग के नाम से जाना जाता था? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी इलाहाबाद। 34वां प्रश्न देखें, निम्न में से कौन एक धात्विक खनिज है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए लोहा। 35वां प्रश्न है, मार्मागांव पत्तन निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो गोवा में स्थित है, गोवा में। ये जो ओडिशा, पश्चिम बंगाल, गुजरात नहीं, गोवा होगा। अगला प्रश्न है 36वां देखेंगे, निम्न में से कौन सा नगर गंगा नदी के किनारे स्थित है? तो कानपुर, वाराणसी, पटना, ये तीनों होगा, यानी कि ऑप्शन डी इनमें से सभी। 37वां प्रश्न देखेंगे, क्या है, निम्न में से कौन वायु प्रदूषण का स्रोत है? तो इसमें वायु प्रदूषण का स्रोत जीवाश्म ईंधन, वाहन, जैविक कचरा, यानी डी इनमें से सभी। ये हो जाएगा इसका उत्तर, ये हो जाएगा ऑप्शन सी डी। 38वां प्रश्न है, गद्दी जनजाति के लोग निम्नलिखित में किस राज्य के निवासी है? गद्दी जनजाति है वो हिमाचल प्रदेश में रहते हैं। अगला प्रश्न है 39वां, तांबा का व्यापक प्रयोग निम्न में से किस उद्योग में होता है? तो तांबा का व्यापक प्रयोग ऑप्शन डी विद्युत उद्योग में किया जाता है। अगला प्रश्न 40वां, राष्ट्रीय जल नीति किस वर्ष लागू की गई? तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा 2012। 41वां प्रश्न हम लोग देखेंगे, रेखीय अधिवास प्रतिरूप किस क्षेत्र में पाया जाता है? नदी के किनारे, सड़क के किनारे, ऑप्शन सी सही उत्तर, ए एवं बी दोनों। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 42वां, निम्न में से कौन ध्वनि प्रदूषण का स्रोत है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि वाहन का शोर और फैक्ट्री का शोर दोनों। अगला प्रश्न देखते हैं 43वां, WTO किस प्रकार की संस्था है? तो WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, ये अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। 44वां प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में इग्लू पाया जाता है? तो ऑप्शन ए रेगिस्तान, ऑप्शन बी यही सही उत्तर होगा ध्रुवीय प्रदेश। हम लोग डायरेक्ट आंसर को देखेंगे ताकि वीडियो छोटा हो, आप पूरा देख सकें। आप इत्मीनान से पूरा देखेंगे, थोड़ा सा वक्त फालतू में ज़्यादा फालतू समय तो बहुत इधर उधर देते, इसमें देख सकते हैं, इसमें समय दीजिए आप लोग, पूरा वीडियो देखिए आराम से। 45वां प्रश्न है, मलेशिया किस बागाती फसल के उत्पादन में अग्रणी है? तो इसका हो जाएगा रबर, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है 46वां, स्वेज नहर निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी अफ्रीका। अगला प्रश्न है 47वां, दूसरे देशों को सामान बेचने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं?
ऑप्शन बी निर्यात कहते हैं। 48 हम लोग देखेंगे 48वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन असम की राजधानी है? तो इसका दिसपुर। अगला 49वां प्रश्न हम लोग देखेंगे, निम्न में से कौन एक शैक्षणिक नगर है? इसका हो जाएगा, ये ऑप्शन हमने कन्फ्यूजन की वजह से छोड़ दिया है। इस प्रश्न को 50वां देखेंगे, निम्न में से किस महाद्वीप में, अगर आप लोगों में से किसी को मालूम है तो ज़रूर ऑप्शन कमेंट्स में ज़रूर बताएंगे। 50वां प्रश्न है, निम्न में से किस महाद्वीप में विश्व की सबसे अधिक जनसंख्या पाई जाती है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी एशिया। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 51वां, नव निश्चयवाद की संकल्पना किसने दी थी? इसका उत्तर हो जाएगा डी ग्रिफिथ टेलर। 52वां प्रश्न देखेंगे, निम्न में से किस देश में टोक्यो नगर स्थित है? जापान, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 53वां, जीवन निर्वाह कृषि की मुख्य फसल क्या है? तो मुख्य फसल तो चावल है, लेकिन गेहूं भी होना चाहिए, लेकिन आपको अगर ये है तो आप इसमें चावल पे टिक करेंगे, और नहीं तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन हम दे दिए 50 बनाना था, उसमें एक्स्ट्रा बना दिए। अगर कन्फ्यूजन है तो इसको आप छोड़ सकते हैं, वैसे चावल इसका उत्तर होना चाहिए। आपके हिसाब से क्या होगा आप ज़रूर बताएंगे। ऑप्शन 2 का है नहीं। 54वां प्रश्न भी हम लोग नहीं बनाएंगे। 55 नंबर देखेंगे, राज्य राजमार्ग की देखभाल कौन करता है? इसका उत्तर हो जाएगा डी राज्य सरकार। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 56वां है, वैसे आपको 50 ही बनाना है। निम्न में से कौन एक नकदी फसल नहीं है? तो ये जो है चावल नकदी फसल नहीं है, बाकी ये सब नकदी फसल के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट बस यहाँ पे समाप्त हो गया ऑब्जेक्टिव। अब आप लोग को सब्जेक्टिव इसी वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो चलिए हम लोग एक ही वीडियो में सारे देख सकते हैं, या आप पाठ करके भी देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग आप सब्जेक्टिव आंसर को देखते हैं। ये रहा सब्जेक्टिव खंड ब सेक्शन बी। इसमें आप देख सकते हैं 15 क्वेश्चन के जवाब देने हैं, जो कि हर क्वेश्चन 2-2 मार्क्स के है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिनमें आपको केवल 15 प्रश्नों के उत्तर देने हैं शॉर्ट में। तो चलिए हम लोग इस प्रश्न को दिखा देते हैं, उसके बाद आप लोग को उत्तर दिखाएंगे। तो ये आप देख सकते हैं पहला प्रश्न क्या है, ये सब हम लॉ एस के किन्हीं 2 प्रकारों का नाम बताए। ऊर्जा के अपरंपरागत स्रोत से आप क्या समझते हैं? सघन अधिवास के तात्पर्य का उल्लेख कीजिए। भारत के 4 कोयला क्षेत्रों के नाम लिखिए। भारत के किन्हीं 4 शैक्षणिक शहरों के नाम लिखिए। जल प्रदूषण से आप क्या समझते हैं? ये देख सकते हैं प्यारे बच्चों। माय डियर स्टूडेंट, देखिए आप लोग पढ़ने में थोड़ा समय लग सकता है, इसलिए मैं सिर्फ क्वेश्चन आपको दिखाकर डायरेक्ट आपको आंसर दिखाऊंगा। आप देख सकते हैं ये टोटल क्वेश्चन आपको मिलेंगे 25। यहाँ पे ये जो है डबल आ गया है, ये दीर्घ उत्तरीय है। ये शॉर्ट क्वेश्चन था, ये दीर्घ उत्तरीय है। यहाँ पर देख सकते हो वो दीर्घ उत्तरीय डबल से आ गया था। इसमें आप देखेंगे पूरा क्लियर। इसमें आपको कोई 4 बनाना है, जबकि 8 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। इसमें से कोई 4 आपको बनाना है। इस वजह से 5-6 क्वेश्चन के आंसर हमने बता दिया है। आप ये प्रश्न देख लिए हैं। अब चलिए हम लोग अब आंसर देखते हैं। तो चलिए अब हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन के आंसर देखते हैं। पहला क्वेश्चन था लौह अयस्क के प्रकार के बारे में था। तो लौह अयस्क के प्रकार यहाँ देख सकते हैं 2 है, हेमाटाइट और मैग्नेटाइट। हेमाटाइट यह लाल रंग का होता है और इसमें 68 से 70% लौह धातु होते हैं। मैग्नेटाइट है दूसरा, यह काले रंग का होता है, उत्तम गुणवत्ता वाला होता है और इसमें 70 से 72% लौह धातु होती है। दूसरा प्रश्न था ऊर्जा के अपरंपरागत स्रोत से क्या समझते हैं? तो ऊर्जा के अपरंपरागत स्रोत वे ऊर्जा स्रोत हैं जो पारंपरिक यानी कि जीवाश्म ईंधन स्रोतों से भिन्न होते हैं। इनमें सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा आदि शामिल है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न के उत्तर हैं सघन अधिवास का क्या तात्पर्य है? तो सघन अधिवास का तात्पर्य, सघन अधिवास एक प्रकार का मानव अधिवास है जिसमें घर एक दूसरे के बहुत करीब बने होते हैं और उनके बीच की दूरी कम होती है। चौथा प्रश्न है भारत के 4 कोयला क्षेत्र के नाम लिखने हैं। तो पहला देखेंगे झारखंड, जो कि बिहार के सटा हुआ है। झारखंड कोयला क्षेत्र, इसमें प्रमुख क्षेत्र दामोदर घाटी है। दूसरा है ओडिशा कोयला क्षेत्र, यह कोयला भंडार के लिए महत्वपूर्ण है। छत्तीसगढ़ कोयला क्षेत्र, यहाँ भी महत्वपूर्ण कोयला भंडार मौजूद है।
पश्चिम बंगाल कोयला क्षेत्र। वैसे आप चारों का नाम केवल क्षेत्र के नाम लिखकर भी छोड़ सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा इसको दर्शा देंगे। रानीगंज कोयला क्षेत्र यहीं स्थित है। उसके बाद हम लोग ये आप देखेंगे थोड़ा सा प्रश्नों का क्रम आगे पीछे हो गया है, तो यहाँ पर आप देखें कि चौथा हो गया। अब हम लोग पाँचवा देखेंगे। ये पाँचवा रहा प्रश्न। पाँचवा प्रश्न हम देखेंगे, भारत के 4 शैक्षणिक शहर हैं, कौन है? दिल्ली, मुंबई, पुणे, कोलकाता। दिल्ली में आप देखेंगे भारत की राजधानी है, जहाँ कई प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय और संस्थान हैं। मुंबई देश का आर्थिक केंद्र, जहाँ कई प्रसिद्ध शैक्षणिक संस्थान हैं। पुणे अपने शैक्षणिक संस्थानों और विश्वविद्यालयों के लिए जाना जाता है। कोलकाता भी है, भारत के सबसे पुराने और प्रतिष्ठित शैक्षणिक केंद्रों में से एक है। छठा प्रश्न, जल प्रदूषण। जल प्रदूषण वह स्थिति है जिसमें पानी किसी हानिकारक रासायनिक, जैविक या भौतिक पदार्थ से दूषित हो जाता है, जिससे वह पीने या उपयोग करने योग्य नहीं रहता। सातवां, जल संरक्षण से आप क्या समझते हैं? तो जल संरक्षण का अर्थ है पानी के सीमित उपयोग, सीमित संसाधनों का विवेकपूर्ण तरीके से उपयोग करना, बर्बादी को रोकना और उपलब्ध जल की गुणवत्ता बनाए रखना। ये था जल संरक्षण। विवेकपूर्ण उपयोग का मतलब होता है ऐसा, मतलब जितनी आवश्यकता हो उतना ही प्रयोग करना, अपनी बुद्धि से ज्ञान का प्रयोग करके मिसयूज नहीं करना। आठवां प्रश्न है, रेखीय अधिवास प्रतिरूप से आप क्या समझते थे? यह एक प्रकार का अधिवास प्रतिरूप है जिसमें मकान या घर एक सीधी रेखा में व्यवस्थित होते हैं, जो किसी सड़क, नदी या तटबंध के सहारे पाए जाते हैं। नवा प्रश्न है, सिंचाई से आप क्या समझते हैं? तो सिंचाई पौधों को कृत्रिम रूप से पानी देने की प्रक्रिया है, विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जहां वर्षा पर्याप्त नहीं होती है या अनियमित होती है, ताकि फसलों को आवश्यक नमी मिल सके। या फिर आप लिख सकते हैं इससे भी कि सिंचाई से हमारा अभिप्राय कृषि के उस क्रियाकलाप से है जिसके अंतर्गत आवश्यकता के अनुसार समय समय पर एक निश्चित समय अंतराल पर खेतों में पानी डालने को सिंचाई कहते हैं। यह भी लिख सकते हैं आप। अगला प्रश्न है, देखते हैं 4 नकदी फसलें के नाम। तो वो हो गया कपास, गन्ना, तंबाकू और चाय। ये 4 प्रमुख नकदी फसल है। 11वां प्रश्न है, ग्रामीण और नगरीय अधिवास में अंतर। तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, 15 बनाना है, लेकिन आपको इसमें से कोई 15 सेलेक्ट कर लेना है। क्या है? ग्रामीण और नगरीय अधिवास में अंतर। तो यहाँ आप देख सकते हैं ग्रामीण अधिवास ये मुख्य रूप से कृषि आधारित होते हैं और प्राकृतिक वातावरण के करीब होते हैं। यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय खेती, पशुपालन और मत्स्य पालन होता है। ये ग्रामीण अधिवास है। नगरीय अधिवास के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो ये औद्योगिक और सेवा आधारित होते हैं, जहाँ जनसंख्या घनत्व अधिक होता है और व्यापार, उद्योग व परिवहन की सुविधाएं अधिक होती हैं। हम लोग 12वां प्रश्न देखेंगे, उसके उत्तर के हरित क्रांति। तो हरित क्रांति कृषि उत्पादन में भारी वृद्धि की एक अवधि थी जो 20वीं सदी के मध्य में शुरू हुई थी और जिसमें अधिक उपज देने वाली किस्मों, रासायनिक उर्वरकों, आधुनिक कृषि तकनीकों का उपयोग करके खासकर खाद्यान्न फसलों में आशातीत परिवर्तन लाया गया था। उसे ही हरित क्रांति कहा जाता है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, भारत के 4 औद्योगिक नगर। तो आप देख सकते हैं 4 औद्योगिक नगर, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु भारत के 4 प्रमुख औद्योगिक नगर हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि किसी निश्चित अवधि में किसी क्षेत्र या देश की कुल जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन को कहते हैं, जिसमें जन्म दर, मृत्यु दर के बीच के अंतर का समावेश होता है। हम लोग 15वां प्रश्न देखते हैं, भारत की 4 खाद्य फसलें के नाम आपसे पूछे गए थे। तो इसमें आप देख सकते हैं खाद्य फसल चावल, गेहूं, दाल और मक्का। खाद्य फसल खाने वाले फसल जिसको हम लोग खाते हैं। उसके बाद 16वां था लिंग अनुपात। तो लिंग अनुपात प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को दर्शाता है, जो किसी क्षेत्र में जनसंख्या के लिंग आधारित वितरण को बताता है। यानी कि आप इसमें ऐसे भी कह सकते हैं, लिख सकते हैं कि प्रत्येक 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को लिंग अनुपात कहते हैं। चलिए हम लोग 17वां प्रश्न देखते हैं। क्या है 17वां प्रश्न? आयु संरचना से आप क्या समझते हो? तो किसी जनसंख्या में विभिन्न आयु समूहों के
प्रतिशत या संख्या को आयु संरचना कहते हैं, जो उस जनसंख्या की उम्र के अनुसार जनसंख्या के वितरण को दर्शाता है। 17वां प्रश्न था, चलिए ये तो हमने बता दिया था, ये फिर से आ गया। उसके बाद अब लॉन्ग क्वेश्चन के आंसर हम लोग देखेंगे। ये क्या है, 26वां प्रश्न है, चतुर्थक क्रियाकलाप से आप क्या समझते हैं। ये यहाँ से अब देखेंगे लॉन्ग क्वेश्चन है, जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है ना, वो प्रश्न के उत्तर है। चतुर्थक क्रियाकलाप यानी क्वाटरनरी एक्टिविटीज़ से आप क्या समझते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे आप क्या है, चतुर्थक क्रियाकलाप ज्ञान आधारित सेवाओं से संबंधित गतिविधियाँ हैं, जिनमें सूचना का संग्रहण, प्रसंस्करण, प्रसार और उपयोग शामिल है। ये अर्थव्यवस्था के चौथे क्षेत्र का निर्माण करते हैं और इनमें अनुसंधान और विकास, बौद्धिक संपदा, सूचना प्रौद्योगिकी, वित्तीय योजना और परामर्श शामिल हैं। ये गतिविधियाँ उच्च स्तरीय कौशल और विशेषज्ञता की मांग करती है और उच्च भुगतान वाली नौकरियां प्रदान करती है, जिससे ये विकसित अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न देखते हैं। 27वां प्रश्न देखेंगे, जल प्रदूषण के परिणाम। तो ये तो आप अपने मर्जी से भी लिख सकते हैं, कई बार आप लोगों को पिछले क्लास में भी आपको मिला होगा, 9th 10th में भी आप बनाए होंगे। तो चलिए देखते हैं जल प्रदूषण के परिणाम क्या है। जल प्रदूषण के यहाँ परिणाम आप देखेंगे, जल प्रदूषण के गंभीर और दूरगामी परिणाम होते हैं, जो मानव स्वास्थ्य, पारिस्थितिकी तंत्र और अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। तो हम लोग पहला प्रभाव देखते हैं, स्वास्थ्य पर प्रभाव। क्या है स्वास्थ्य पर प्रभाव, तो देखिए दूषित जल से हैजा, टाइफाइड, पीलिया और डायरिया जैसी बीमारियां फैलती है, जो मानव स्वास्थ्य के लिए एक गंभीर खतरा है। जब हम जल को ही दूषित कर देंगे तो स्वाभाविक है उसको पीने से हमको बहुत तरह तरह की बीमारियां होंगे। उसके बाद देखते हैं पारिस्थितिकी तंत्र पर प्रभाव। तो ये तो हमारे स्वास्थ्य पर प्रभाव हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि हमारे जो इकोसिस्टम है, पारिस्थितिकी है, उस पर किस तरह का प्रभाव है। तो जल प्रदूषण से जलीय जीव मर जाते हैं, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और पारिस्थितिकी तंत्र का संतुलन बिगड़ जाता है, जिससे जैव विविधता का नुकसान होता है। और जैव विविधता कितना इम्पोर्टेंट है आप क्लास 10th में भी पढ़े होंगे। आर्थिक प्रभाव को अगर हम देखें तो दूषित जल का उपयोग कृषि और औद्योगिक गतिविधियों को बाधित करता है, जिससे फसलों को नुकसान होता है और पीने के पानी की लागत बढ़ जाती है। अगला हम लोग 28वां प्रश्न देखेंगे, जो कि है क्या, शुष्क तथा आर्द्र कृषि में अंतर। शुष्क कृषि क्या है, आर्द्र कृषि क्या है, तो इसमें अंतर देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग अंतर तो दो तरह से लिखते हैं, इस तरह से एक लाइन करके, एक तरफ हम इस तरह से लिखते हैं शुष्क कृषि और इधर लिख देंगे हम लोग आर्द्र कृषि। लेकिन याद रखेंगे डियर स्टूडेंट, ये जब आपको बहुत सारे पॉइंट वाइज लिखना हो तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, नंबरिंग करके इस तरह से आप लिख सकते हैं। लेकिन हम लोग यहाँ एक लाइन एक बार शुष्क कृषि के बारे में भी लिखेंगे, एक बार आर्द्र कृषि के बारे में। तो यहाँ पर आप देखेंगे क्या है शुष्क कृषि, यह कम वर्षा वाले क्षेत्रों में की जाती है, जहाँ सिंचाई की सुविधाओं का अभाव होता है, इसमें पानी कम पड़ता है। फसलें ऐसी प्रजातियों की उगाई जाती है जो सूखा प्रतिरोधी होता है। फसल की पैदावार कम होती है क्योंकि वर्षा पर निर्भरता अधिक होती है। उसके बाद आर्द्र कृषि के बारे में देखेंगे क्या है, तो आप इसके बारे में देखेंगे, यह उन क्षेत्रों में की जाती है जहां पर्याप्त वर्षा होती है या सिंचाई के साधनों की सुविधा उपलब्ध है। फसलें अधिक पानी की आवश्यकता वाली उगाई जाती है, अधिक पैदावार प्राप्त होती है क्योंकि पानी की उपलब्धता सुनिश्चित होती है। चलिए ये इस तरह से ये प्रश्न भी ख़त्म। अब 28वां, ये डबल से आ गया 28वां। तो चलिए हम लोग 29वां देखते हैं। 29वां आप देखेंगे क्या है 29वां, तो यहाँ पर जल संरक्षण के उपायों के बारे में पूछा गया था। तो जल संरक्षण के कई उपाय हैं, जिनमें से पहला है कुशल सिंचाई तकनीक। मतलब अब देखते हैं टपक सिंचाई, जिसको ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर सिंचाई जैसी तकनीकों का उपयोग, इससे क्या होता है पानी की बर्बादी कम होती है। उसके बाद हम लोग देखेंगे जल पुनर्चक्रण, सीवेज
और अपशिष्ट जल को शुद्ध करके उसका पुनः उपयोग करना, तभी ना जल को हम बचा सकते हैं। और क्या है, वर्षा जल संचयन, छतों और अन्य सतहों से वर्षा जल एकत्र कर उसे भूमिगत टैंकों में संग्रहित करके और उसके समय समय पर उसका प्रयोग करके हम क्या कर सकते हैं, अपने ग्राउंड वाटर लेवल को मेंटेन करके रख सकते हैं। जागरूकता अभियान, सही बात है, जागरूकता की कमी की वजह से भी हम लोग बहुत सारी चीज़ों को बर्बाद करते हैं। अगर जागरूकता फैलाई जाए, लोगों को जल के बारे में बताया जाए कि जल हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है और इतने विशाल मात्रा होने के बावजूद भी हमारे उपयोग के लायक जो जल है उसकी मात्रा बहुत कम है, तो जागरूकता भी होनी चाहिए। जल बचाने के महत्व के बारे में जनता को शिक्षित करना। जल का विवेकपूर्ण उपयोग, घरेलू और औद्योगिक उपयोग में पानी की बर्बादी कम करना। हम लोग भी बहुत बर्बाद करते हैं, जैसे कि आप स्नान करने के टाइम में हम जानते हैं 1 बाल्टी से कर सकते हैं, फिर भी हम लोग 2-3 बाल्टी का इस्तेमाल करते हैं। कपड़े धोने के दौरान, घर की साफ़ सफाई के दौरान हम लोग बहुत पानी का इस्तेमाल करते हैं, तो हमें ज़रूरत के हिसाब से करना चाहिए। तो चलिए तीसवा प्रश्न देखते हैं। आकृति के आधार पर ग्रामीण अधिवासियों का वर्गीकरण पूछा गया था। तो यहाँ आप देख सकते हैं, आकृति के आधार पर ग्रामीण अधिवासियों को निम्नलिखित प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला देखेंगे, रैखिक अधिवास। घर एक सीधी पंक्ति में सड़क, रेलवे या नदी के किनारे जो बसे होते हैं उसको रैखिक अधिवास कहते हैं। आयताकार या वर्गाकार अधिवास, घर एक नियोजित पैटर्न में व्यवस्थित होते हैं, अक्सर चौकोर या आयताकार मैदानों के चारों ओर बने होते हैं। गांव घर में होता था पहले, बीच में आंगन, चारों तरफ से घर, अब क्या। उसके बाद ताड़ा आकृति अधिवास, स्टार शेप सेटलमेंट। ये तब बनते हैं जब अधिवास किसी केंद्रीय स्थान से चारों ओर विभिन्न दिशाओं में फैलते हैं। उसके बाद है क्रॉस अधिवास। ये अधिवास तब विकसित होते हैं जब 2 सड़कें आपस में एक दूसरे को काटती है। उसके बाद है टी आकृति अधिवास। ये अधिवास तब बनते हैं जब 2 सड़कें आपस में मिलती है। अब उसके बाद लास्ट है यू आकृति अधिवास। ये अधिवास अक्सर जल स्रोतों के पास पाए जाते हैं। तो यहीं पे आपका वीडियो समाप्त हो गया है। यहीं पे हम वीडियो को एंड करते हैं। आशा करते हैं जो बच्चे, जो स्टूडेंट्स पूरा सुने होंगे, पूरा पढ़े होंगे, देखे होंगे वीडियो को, अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो आप लोग कमेंट्स में ज़रूर कोई प्यारा सा कमेंट करेंगे। तो चलिए यहीं पर हम वीडियो को लास्ट करते हैं। फिर अगले दिन अगले वीडियो के साथ हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।